नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे जो रायपुर डिवीजन के अंतर्गत सीनियर क्लर्क के लिए आयोजित किया गया था। ये परीक्षा दिनांक 20/10/2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें कुल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का है, परंतु इसमें कुल 110 प्रश्न है। 10 प्रश्न जो है वो ऑप्शनल था। इसका जो टाइमिंग था वो 2 घंटे के लिए आयोजित किया गया था। तो आप भी अगर रेलवे में विभागीय परीक्षा की तैयारी, एलडीसी या जीडीसी की तैयारी, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, एएलपी, जूनियर इंजीनियर या नायर द्वारा आयोजित ग्रुप बी के लिए अभी हाल ही में नोटिफिकेशन निकला है, जिसका एग्जाम संभवतः फरवरी माह में होने वाला है। तो आप भी अगर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम रेलवे नियम से संबंधित, रेलवे पास नियम, रेलवे स्टेब्लिशमेंट नियम, एचआरएमएस, उम्मीद कार्ड, ई ऑफिस इत्यादि संबंधित नियम अपलोड करता रहता हूं। तो आपको टाइम टू टाइम रेलवे से अपडेट रहने के लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यानी कि आरटीआई जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005, यानी कि 2005 में आरटीआई को लागू किया गया था। क्वेश्चन संख्या 2 है कि आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना चाहने वाले को भुगतान किया जाना शुल्क है। यानी कि आरटीआई के तहत कोई भी व्यक्ति अगर सूचना चाहता है तो उसको कितने रुपये का शुल्क लगता है? तो उसको मात्र 10 रुपया का शुल्क देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर दूसरा अपील दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 90 दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कोई लोक सूचना अधिकारी किसी सूचना चाहने वाले को सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा अपेक्षित समय सीमा के भीतर किसी सूचना प्रदान करने में विफल रहता है तो उसे कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई आप सूचना मांगे और उस सूचना को जो समय सीमा दिया गया है आरटीआई का, उस समय सीमा के अंदर सूचना नहीं दिया गया तो उसको क्या माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि माना अस्वीकृत। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो डीम्ड रिजेक्शन। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार के दायरे में आता है? तो सूचना के अधिकार के दायरे में कौन कौन सा आता है? तो यहाँ पे ईडी जो दिया है, प्रवर्तन निदेशालय, ये नहीं आता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, ये भी नहीं आता है। अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग रॉ, ये भी नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अस्पताल अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कथन गलत है। तो इसका पहला ए नंबर जो दिया है वो दिया है कि राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों कर्मचारियों के लिए इसकी अनुमति है। ड्यूटी पर दुर्घटना के कारण लगी चोट के लिए कर्मचारी को इसकी अनुमति है। आमतौर पर यह पहले 4 महीनों के लिए पूरे वेतन के साथ अस्पताल की छुट्टी की अनुमति है। रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणीकरण के बाद मजदूरी दी जाती है। तो इनमें से जो पहला है वो गलत है, यानी कि यह केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही दिया जाता है। बाकी जो है सब सही है। यह ड्यूटी पे चोट लगता है तो उसके लिए दिया जाता है। पहले 4 महीने के लिए जो वेतन होता है वो अस्पताल की छुट्टी की अनुमति पे दिया जाता है, और यह रेलवे के डॉक्टर द्वारा प्रमाणीकरण करने के बाद ही मंजूरी दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, पितृत्व अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही आंसर को ढूंढना है। यह पुरुष रेल कर्मचारियों को 21 दिन तक के लिए दिया जाता है। बी नंबर है, डिलीवरी की तारीख से 30 दिन पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है। सी नंबर है कि पितृत्व अवकाश के दौरान समान वेतन की अनुमति होता है। और डी नंबर है, इसे कर्मचारी के अवकाश खाते से डिबेट किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये जो अवकाश होता है इसमें समान वेतन, जो भी वेतन कर्मचारी का बन रहा था छुट्टी से पहले, वही छुट्टी का वेतन इसमें बनता है।
यह कर्मचारी को केवल 15 दिनों के लिए दिया जाता है, नॉट 21 दिन। यह कर्मचारी को डिलीवरी से 15 दिन पहले ले सकता है, नहीं कि 30 दिन। और इसमें कोई कर्मचारी का अवकाश खाते से कोई छुट्टी नहीं कटता है, बल्कि वह अलग से ही एक पैटर्निटी लीव होता है। इसलिए ये तीनों सही गलत है और ये सही है ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर। औसत वेतन अवकाश यानी कि एएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कथन एएलपी अधिकतम 365 दिनों के लिए जमा किया जा सकता है, तो ये गलत है। एएलपी जो होता है पूरे सेवा काल में 300 दिनों के लिए जमा किया जा सकता है। 2 नंबर में है एएलपी एक बार में अधिकतम 180 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल, एएलपी जो होता है अधिकतम 6 माह यानी कि 180 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, उससे ज़्यादा स्वीकृति नहीं दिया जा सकता है, तो ये सही है। क्वेश्चन कथन नंबर 3 है कि हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को रेलवे कर्मचारी के खाते में 15-15 दिन का पैसा जमा किया जाता है, तो देखिए ये भी गलत है। यहाँ पैसा नहीं होता है बल्कि छुट्टी जमा किया जाता है। तो इसलिए आप एग्जाम में जब भी जाइए क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़िए। अगर आप 1 जनवरी और 1 जुलाई को पढ़ेंगे तो ये आप टिक कर देंगे, इसलिए यहाँ पे पैसा नहीं होगा, पैसा है इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 होगा, तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम कितने दिनों के लिए अवकाश नकदीकरण की अनुमति है। तो देखिए लीव इनकैशमेंट जो होता है वो LAP छुट्टी का होता है और पूरे सेवा काल में 60 दिन के लिए होता है, क्योंकि आप एक बार लीव इनकैशमेंट 10 LAP का करा सकते हैं और पूरे सेवा काल में 6 बार, जिसमें 2-2 साल का अंतराल होना जरूरी है। यानी कि एक लीव इनकैशमेंट अगर आप करा रहे हैं तो उसके अगले 2 साल के बाद ही आप दूसरा लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। इस तरह से पूरे सेवा काल में 6 लीव इनकैशमेंट होता है, जिसमें से 10-10 के अनुसार 60 लीव इनकैशमेंट की अनुमति है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। बाल देखभाल अवकाश संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कि CCL कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि चाइल्ड केयर लीव। तो संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों के लिए इसकी अनुमति है। बिल्कुल, CCL छुट्टी जो होता है पूरे सेवा काल में 730 दिनों के लिए मिलता है। यह 18 वर्ष की आयु तक के 2 बड़े जीवित बच्चों के देखभाल के लिए दिया जाता है, यह भी सही है। इसे एक बार में कम से कम 3 दिनों के लिए दिया जा सकता है, नहीं ये गलत है। इसमें एक बार में कम से कम 5 दिनों के लिए दिया जा सकता है, तो ये गलत है। CCL के लिए एक अलग अवकाश खाता रखा जाएगा, बिल्कुल यह एक अलग अवकाश है, इसलिए इसके लिए एक अलग अवकाश खाता रखा जाएगा। तो A, B और D सही है और इसमें गलत कौन है, तो C नंबर, तो वहाँ कथन सही नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग अगला प्रश्न जानते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है औसत वेतन पर छुट्टी एक रेल कर्मचारी को की दर से क्रेडिट होती है, यानी कि LAP जो होता है एक रेल कर्मचारी को किस दर पे उसके खाते में क्रेडिट होता है। तो प्रति माह 2.5 दिन, B नंबर में है प्रति माह 3 दिन, C नंबर में है प्रति माह 2 दिन और D नंबर में है प्रति माह 2.5 दिन। तो देखिए यहाँ 2.5 दिन, यहाँ भी 2.5 के 2.5 दिन ही है, तो इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है A नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे 1.5 दिन, यानी कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी कि 2.5 दिन। यानी प्रत्येक महीना एक कर्मचारी को 2.5 दिन के अनुसार LAP छुट्टी क्रेडिट होता है। इस अनुसार 15 छुट्टियां 6 महीना में क्रेडिट होता है और 1 साल में उसके अवकाश खाता में 30 LAP क्रेडिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं रेलवे कर्मचारी की सैलरी में DA कंपोनेंट का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर 12 का हो जाएगा D नंबर, यानी कि महंगाई भत्ता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं रेलवे कर्मचारी को परिवहन भत्ता क्यों प्रदान किया जाता है। तो 13 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा B नंबर, यानी कि निवास से कर्तव्य स्थल तक आने जाने के खर्च के लिए। प्रश्न संख्या 14 है
महंगाई राहत घटक किस श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों पर लागू होता है? यानी कि द डियरनेस रिलीफ। डियरनेस रिलीफ जो होता है वह पेंशनरों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंशनर। और जो डियरनेस अलाउंस होता है वो प्रेजेंट में जो रेलवे कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि एक अधिकारी 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 5 घंटे तक कार्य करता है, तो वो कितने प्रतिशत यात्रा भत्ते का दावा करने का पात्र है? तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि यात्रा भत्ता जो होता है, आप जिस भी जगह कार्य करते हैं उसके सर्किल के 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पे आप अगर जाते हैं तो वो घंटों के अनुसार दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप 0 से लेकर 6 घंटे तक बाहर रहते हैं तो आपको 30% मिलता है। 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक रहते हैं तो आपको 70% मिलता है, और 12 घंटे से अधिक रहते हैं तो आपको 100% मिलता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है 5 घंटे, तो ये आ गया 0 से लेके 5 घंटे, और 10 किलोमीटर है यानी 8 किलोमीटर से दूरी ही है, तो इसलिए इसको 30% यहाँ यात्रा भत्ता मिलेगा। अगर यही रहता कि 6 घंटे से लेके 12 घंटे तक रहता है तो 70% होता, और यही पूछता कि 12 घंटे से अधिक रहता है तो उसको 100% होता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 7वें वेतन आयोग के अनुसार रेलवे कर्मचारी के लिए मकान किराया भत्ता देने के लिए रायपुर शहर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाई शहर में। आपको मैं बताता हूँ कि रेलवे में जो होता है, जो हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है वो शहरों के अनुसार दिया जाता है, जिसमें 3 शहर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्स वाई जेड। जो वर्तमान में एक्स वाई जेड का जो शहर का रेट है वह 27 है, 18 है और 9 है। जैसे ही डी ए 50% हो जाएगा, एक्स कैटेगरी के शहर का जो दर होगा वो 30% हो जाएगा, वाई का जो होगा वो 20 हो जाएगा, और जेड के जो होगा वो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। रात्रि ड्यूटी भत्ते के प्रयोजन के लिए रात्रि ड्यूटी का तात्पर्य, यानी कि जो रेलवे में नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है वह कब से शुरू होता है, यानी रेलवे में जो नाइट ड्यूटी होता है वह कब से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 22 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे दिन तक कुल 8 घंटों के लिए रात्रि ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और 6 घंटों को मिलाकर 1 यूनिट नाइट ड्यूटी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन से गैर प्रैक्टिस भत्ते के लिए पात्र हैं? यानी कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज एलिजिबल फॉर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जिसको शॉर्ट में एनपीए के नाम से जाना जाता है। तो रेलवे में जो होता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस केवल रेलवे के डॉक्टर को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एनपीए अलाउंस, और यह रेलवे में मूल वेतन का 20% होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। डी&ए नियमों के अनुसार सजा के आदेश के खिलाफ अपील करने की समय सीमा सजा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन के लिए होता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 45 डेज। जो अपील करने का जो समय सीमा है वो 45 डेज है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डी&ए यानी कि डियरनेस एंड अपील, अनुशासन और अपील नियम के लिए जो निलंबन होता है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि डी&ए नियम जो होता है उसमें निलंबन कोई नहीं है, यानी कि यह एक सजा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डी&ए आचरण नियमों में एक पक्षीय पूछताछ की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कर्मचारी की अनुपस्थिति में जो पूछताछ की जाती है उसी को हम लोग एक पक्षीय पूछताछ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेलवे कर्मचारी के निलंबन में निम्नलिखित में कौन सा मानक प्रपत्र एसएफ का प्रयोग किया जाता है? तो भारत
जो रेलवे में सस्पेंशन होता है यानी निलंबन होता है वो फर्म संख्या SF1 दिया जाता है, और उसी में जो डीम्ड सस्पेंशन होता है यानी माना गया निलंबन उसके लिए SF2 दिया जाता है। SF11 जो है यह माइनर पेनाल्टी के लिए दिया जाता है, और SF5 जो है यह मेजर पेनाल्टी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 24 है कि एक वरिष्ठ क्लर्क को उसके सीनियर DME द्वारा 3 साल की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है। वह आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है? तो 24 के जो राइट आंसर होंगे वह हो जाएगा PCME। मेरे समझ से तो इसका PCME ही आंसर होगा। आप लोग एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। D&A नियमों का नियम संख्या 19 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा मेजर पेनाल्टी। नियम 19 जो है यह मेजर पेनाल्टी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 26 नंबर। किसी कर्मचारी के प्रदर्शन पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रदान करके APR प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसमें जो होता है सबसे पहला जो होता है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, उसके बाद जो होता है रिव्यूइंग ऑफिसर होता है, और अंतिम रूप से जो होता है वह एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है। तो प्रक्रिया शुरू करने वाली बात है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर आएगा, उसके बाद रिव्यूइंग यानी समीक्षा अधिकारी आएगा, उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होता है वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, और वहीं अंतिम रूप से आपको जो भी मार्किंग करना रहता है उसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 27। MACP के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कितने वर्षों के APR पर विचार किया जाएगा? जो MACP मिलता है कर्मचारियों को 10 साल में एक बार, उसको APR के आधार पर ही दिया जाता है। तो कितने साल के APR पर विचार किया जाता है? तो पिछले 3 साल के APR। तो 27 के राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 28 है, निम्न में से उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण FR के अनुसार किया जाता है। जब भी किसी कर्मचारी का जो पदोन्नति होता है, प्रमोशन होता है, तो उसका वेतन निर्धारण जो होता है वो FR 22 के अनुसार किया जाता है। FR 22 के अनुसार। क्वेश्चन संख्या हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के पद उत्पन्न सृजन के लिए पहचानी जाने वाले एकमात्र श्रेणी है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा C नंबर यानी कि कर्मी दल। इसका राइट आंसर C हो जाएगा कर्मी दल। क्वेश्चन संख्या है 30। MACP के लिए आवश्यक APR का बेंचमार्क क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि MACP जो मिलता है वह APR के आधार पर मिलता है, और पिछले 3 APR को देखा जाता है, और जो उसका बेंचमार्क कर दिया गया है वो वेरी गुड कर दिया गया है। यानी अगर आपका बेंचमार्क तीनों साल का अगर वेरी गुड से 1 साल भी कम है तो आपको MACP में दिक्कत आ सकती है। तो क्वेश्चन जो होता है हम लोग 1 से 30 तक क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 से 30 तक क्वेश्चन को हल करके वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में बाकी जो शेष प्रश्न है उसमें अगले वीडियो के रूप में इस अपलोड किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगले सीरीज में इसके जो भी शेष प्रश्न बचे हैं उसको अपलोड किया जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले सीरीज में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।